welcome to my channel Nursing Tricks. So, the first question was, the following is an example of homeostatic event. A. Sweating during a test. B. Shivering when it is cold. C. Developing a headache. D. Muscle strain. So, question में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो होम्योस्टैटिक इवेंट में आता है। तो होम्योस्टैटिक इवेंट मैंने आपको बताया था जैसे कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टैटिक इवेंट्स में क्या आ सकता है? स्वेटिंग ड्यूरिंग अ टेस्ट, जब हमें पसीने आते हैं, कोई टेस्ट होता है, हमारा एग्जाम होता है तभी। बी. शिवरिंग व्हेन इट इज कोल्ड, कभी हमें एकदम से शिवर होने लग जाए, हमें ठंड लगे बहुत ज्यादा, ठंड की वजह से हम लोग शिवरिंग होने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। सी. डेवलपिंग अ हेडेक, सर में दर्द होना। या डी. मसल स्ट्रेन, किसी भी मसल पे स्ट्रेन पड़ना, यानी कि एकदम से खिंचाव होना किसी भी मांसपेशियों में, मसल्स में। सो स्वेटिंग ड्यूरिंग अ टेस्ट ये एक एबनॉर्मल थिंग है। हमें पसीने आते हैं किसी एग्जाम के या फिर कोई टेस्ट होता है हमारा उसके दौरान, तो इट्स एन एबनॉर्मल थिंग। और मसल स्ट्रेन, किसी हमारी मांसपेशी में खिंचाव होता है, ये भी हमारा एबनॉर्मल थिंग है। सो डेवलपिंग अ हेडेक, सर में दर्द होना भी एक एबनॉर्मल थिंग है। बट शिवरिंग व्हेन इट इज कोल्ड, जब हमें एकदम से हम लोग कांपने लग जाते हैं, ठंड लगती है, तो हम कांपते क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी का ये नॉर्मल थिंग है। नॉर्मल थिंग कैसे है? नॉर्मल थिंग है, देखिए, अगर हमें ठंड लगेगी तो हम इसलिए कांपते हैं जिससे हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक बना रहे। कैसे बना रहेगा? जब हम कांपेंगे तो हम ठिठुरेंगे। कांपने के टाइम पे हम लोग हिलते हैं, शिवर करते हैं, तो हिलने से थोड़ा गर्मी बनती है बॉडी के अंदर, तो गर्मी बना के हम लोग कोल्ड को झेल सकते हैं। तो दिस इज एन नॉर्मल थिंग, तो इट इज एन होम्योस्टैटिक इवेंट। तो इसका आंसर होगा बी, शिवरिंग व्हेन इट इज कोल्ड। सो द सेकेंड क्वेश्चन वाज, द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ homeostatic parameters or body values except which one? A. Heart rate. B. BP. C. Blood glucose level. D. Insulin production. Means क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमें होम्योस्टैटिक पैरामीटर्स दिए गए हैं, इसमें से कौन से ऐसा पैरामीटर है जो होम्योस्टैटिक पैरामीटर में नहीं आता है। एक्सेप्ट विच वन, एक्सेप्ट मीन्स इनमें से जो नहीं हो। सो इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन, हमारी बॉडी अपने आप इंसुलिन बनाती है, तो ये एक होम्योस्टैटिक पैरामीटर के अंडर आता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हमारी बॉडी अपने आप मेंटेन करके रखती है। जब भी हम कुछ खाते नहीं है तो हम एकदम से हमारा फॉल हो जाता है, हम फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। सो ये भी एक नॉर्मल थिंग है, तो ये भी एक होम्योस्टैटिक पैरामीटर हुआ। हमारा बीपी भी इसी तरीके से अपने आप बॉडी मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को, सो ये भी हमारा एक होम्योस्टैटिक पैरामीटर हुआ। बट हार्ट रेट, हार्ट रेट जो है वो एक इनवॉलेंट्री थिंग है, ये हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता। सो हार्ट रेट जो है वो होम्योस्टैटिक पैरामीटर नहीं है। सो इसका आंसर होगा ए, हार्ट रेट। सो द थर्ड क्वेश्चन वाज, इन वॉकिंग द हिप बोन ऑफ द सस्पेंडेड लेग इज रेज्ड बाय which of the following muscle acting on the supported side of the body? A. Gluteus maximus. B. Gluteus minimus. C. Obturator internus. And D. Quadratus femoris. So question में पूछ रहा है, चलते वक्त जब हम अपना पैर उठाते हैं तो हमारी बॉडी के दूसरे साइड के सपोर्ट में कौन सी मसल हेल्प करती है उस पैर को
उठाने में, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ऑब्टूरेटर इंटरनस या क्वाड्रेटस फीमोरिस। सो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस जो मसल है वो दोनों एक साथ में वर्क करती हैं हमारे थाई को उठाने में, बट जो ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल है वो बेसिकली हेल्प करती है एडक्ट करने में लेग को। एडक्ट मीन्स हम जब पैर अपने करीब लेके आते हैं, पास लेके आते हैं चलते टाइम। बट डी क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल जो है, क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल हेल्प करती है एक्सटर्नल रोटेशन में। हमारा जो लेग है, हमारा जो बेसिकली फीमर है, फीमर मीन्स जो थाई है, उसको एक्सटर्नली रोटेट करने में हेल्प करती है और हेल्प करती है हमारे लेग के एब्डक्शन में। एब्डक्शन मीन्स लेग को दूर ले जाने में भी हेल्प करती है। बेसिकली ये हमारा जो फीमोरल हेड है, एसिटाबुलम में जो कनेक्ट होता है, एसिटाबुलम के अंदर जो फिक्स्ड होता है, उसको सपोर्ट करती है, उसको बेसिकली सपोर्ट करने में हेल्प करती है। सो इसका आंसर है ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस मसल जो है वो मोर करेक्टली सस्पेंडेड लेग जो है उसे रेस करने में हेल्प करती है। वैसे तो ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस मसल दोनों ही लेग को पुल करने में हेल्प करती है साथ में, बट मोर करेक्टिवली इसका आंसर होगा ग्लूटियस मिनिमस। सो द आंसर इज बी, ग्लूटियस मिनिमस। सो आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा था सेल के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन कैसे होता है ये पढ़ने के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सेल डिवीजन कैसे होता है? सेल डिवीजन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जनरेशन टाइम क्या होता है। ठीक है, जनरेशन टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन होता है जो सेल लेता है और डॉटर सेल्स बनाने में। ठीक है, सो इट इज द ड्यूरेशन ऑफ फॉर्मिंग अदर सेल्स, अदर डॉटर सेल्स। ओके, सो ये हमारा सेल है, ये जो टाइम ले रहा है और सेल्स बनाने में, इसे हमने बोला है जनरेशन टाइम। ओके, सो ये एक सेल है, एक से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 6 सेल, 4 से 8 सेल बने, 8 से हमारे बने 16 सेल बने, 16 से बने 32 सेल। तो ऐसे करके डिवाइड होते जाते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं? एक सेल से बनते हैं 2 सेल, 2 सेल से बनते हैं 4 सेल, 4 सेल से बनते हैं 8 सेल। तो दिस इज हाउ ये वाइस वर्सा गोइंग ऑन। ओके, सो ह्यूमन सेल जो है, ह्यूमन सेल कितना जनरेशन टाइम लेता है? बेसिकली ह्यूमन सेल को 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, सेल्स फॉर्म करने में इन अ ह्यूमन सेल। ओके, बट जो टाइम लेता है सेल, वो कितना होता है? सेल और सेल बनाने में जो टाइम लेता है वो होता है 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम लेता है। सो सिमिलरली अगर देखा जाए कि 5 मिनट एक सेल ले रहा है और सेल्स बनाने में, तो जब तक 32 सेल बनते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? अगर हमें 32 डॉटर सेल्स बनाने हैं तो हमें कितना टाइम लग सकता है? तो हम क्या करेंगे? हम इसे प्लस कर देंगे। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25। तो कितना टाइम लिया? 25 मिनट लिया। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं, ये हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं
सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल का क्या मतलब होता है? सेल साइकिल का मतलब होता है, अगर एक सेल है, सेल एक साइकिल चला रहा है, तो रिपीटेटिवली वो एक साइकिल चलाता है, मतलब वो स्टेजेस में बदलता है, डिवाइड होता है, फिर वो अपने सेम स्टेज में आ जाता है। तो ये रिपीटेटिवली वो चले जा रही है, साइकिल चले जा रही है, तो उसे हमने क्या बोला? सेल साइकिल बोला। ठीक है, ये जो सिक्वेंशियल इवेंट्स चलते रहते हैं साइकिल के अंदर में, इसे हमने बोला सेल साइकिल। अब हम पढ़ते हैं फेसेस ऑफ सेल साइकिल। फेसेस ऑफ सेल साइकिल में बेसिकली दो फेस होते हैं मेन। पहला फेस होता है इंटरफेस एंड द अदर फेस इज एंड फेस। ओके, सो जो इंटरफेस होता है वो बेसिकली हमारा प्रिपरेटरी फेस होता है। इसमें सेल अपने आप को तैयार करता है डिवाइड करने के लिए। जबकि जो एंड फेस होता है वो होता है डिवीजन फेस। इसमें सेल डिवाइड करता है अपने आप को। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि इंटरफेस जो है वो कितना टाइम ड्यूरेशन लेता होगा पूरा अपना सेल को वो प्रिपरेशन करने के लिए, सेल की प्रिपरेशन करने के लिए, डिवाइड होने के लिए। तो इंटरफेस जो है वो टोटल 22 से 23 आवर्स लेता है। इट टेक्स 22 to 23 आवर्स टू डिवाइड। जबकि जो एम फेस है जिसमें डिवीजन होता है, इट टेक्स ओनली 1 to 2 आवर्स। ओके, सो हाउ इट टेक्स 22 to 23 आवर्स। सो अभी हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। So, in interface, there are more phases. So, first phase is G1 phase, or we can call it as first gap growth phase. First gap growth phase भी बोलते हैं इसे। सेकेंड फेज है एस फेज, जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। द नेक्स्ट फेज इज G2 फेज। ओके, इससे हम बोलते हैं सेकेंड गैप ग्रोथ फेज। एंड द लास्ट वन इज G0 फेज। इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन फेज और डॉर्मेंट फेज। ओके, सो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं फर्स्टली G1 फेज को। सो G1 फेज को हमने क्या बोला था? फर्स्ट गैप ग्रोथ फेज भी बोला था। तो ये कितना टाइम लेता है? ये 9 to 11 आवर्स लेता है प्रिपरेशन करने के लिए सेल की G1 फेज में। तो G1 फेज में बेसिकली होता क्या है? G1 फेज में सेल जो है अपने आप को एक्टिव करता है, अपने आप को डबल करता है और प्रिपरेशन करता है सेल की डिवाइड होने के लिए। तो उस प्रिपरेशन में वो फर्स्टली करता क्या क्या है? सबसे पहले वो अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव कर देता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव कर देता है। जैसे कि इसमें जो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं,
और लिपिड्स होते हैं, उन सबको वो क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर साइटोसोल होता है, वो भी अपने आप को डबल कर देता है। हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेलीज भी अपने आप को डबल कर देती है। सेल अपना साइज बढ़ा देता है। तो ये सब चीजें किस में होती है, ये सब चीजें होती है हमारे G1 फेज में। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज S. So in synthesis phase, cell will take 8 to 9 hours to prepare itself. 8 से 9 घंटे लेता है सेल अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें बेसिकली जो कॉमन थिंग है वो डीएनए रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन एक्सेट्रा आर मेड। हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है इसके अंदर में। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसके अंदर में। सो इन द नेक्स्ट, तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये हमारा टाइम कितना लेता है, ये हमारा 4 to 5 आवर्स लेता है सेल को प्रिपेयर करने के लिए। 4 से 5 घंटे ये लेता है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, माइक्रोट्यूबुल फॉर्म होने चालू हो जाते हैं, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होती है, फिलामेंट विच वी हैव रेड इन साइटोप्लाज्म। ओके, दैट इज माइक्रोट्यूबुल। और क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल बनने लग गए, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है, वो भी डबल होने लग जाएगा। और क्या होगा, सेल का जो साइज होगा वो स्टेबल हो जाएगा। ये सब क्या किस में होता है, ये सब होता है हमारे G2 फेज में। सो नेक्स्ट फेज हमारा क्या आता है, सेल साइकिल के अंदर वैसे तो M फेज आ जाता है इसके बाद में, क्योंकि हमारी सेल साइकिल कुछ इस तरीके की होती है। ये हमारा G1 फेज था, फिर था हमारा S फेज था, देन हमारा G2 फेज आया, फिर हमारा आ गया M फेज, फिर उसके बाद में ये हमारा आ जाता है G0 फेज। तो ये होती है हमारी सेल साइकिल। तो ये जो M फेज है ये हमारा 2 में डिवाइड होता है, M फेज भी हमारा 2 में डिवाइड होता है। तो ये वाला जो फेज होता है ये होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, और जो ये फेज होता है ये होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जिसमें डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर दिस इज हाउ द डिवीजन टेक प्लेस। G0 फेज होता है लास्ट फेज, जब जो सेल होता है वो एग्जिट करता है सेल साइकिल में से, बाहर निकलता है। जब सेल साइकिल पूरी हो जाती है तो हमारा आता है G0 फेज। ओके, सो दिस मच इज अबाउट इंटरफेस। लास्टली, सो हमने आज क्या पढ़ा, फर्स्टली हमने जनरेशन टाइम के बारे में पढ़ा। जनरेशन टाइम क्या होता है, जनरेशन टाइम होता है ड्यूरेशन, सेल की ड्यूरेशन, और सेल्स बनाने में जो टाइम ड्यूरेशन लेता है वो, एक सेल जो और सेल्स बनाता है उसमें जो वो टाइम लेता है बनाने में, उसको हमने बोला जनरेशन टाइम। ह्यूमन सेल में कितना टाइम लगता है, ह्यूमन सेल विल टेक 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे लेते हैं ह्यूमन सेल। तो फिर हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल क्या होती है, इट इज अ साइकिल विच इज गोना रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, सो रिपीट होती रहती है। इसके अंदर कुछ सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं जो हमने पढ़ा। हमने पढ़े फेसेस ऑफ सेल साइकिल। फेसेस ऑफ सेल साइकिल में हमने फेसेस पढ़े। कौन कौन से फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस, एक होता है एम फेस। हमने डिटेल में पढ़ा इंटरफेस को। इंटरफेस में हमने पढ़ा
इंटरफेस में हमने क्या पढ़ा? इंटरफेस में हमने फेसेस पढ़े, G1 फेस पढ़ा, S फेस पढ़ा और G2 फेस पढ़ा। G1 फेस में कितना टाइम लग रहा था? G1 फेस में लग रहा था हमारा 9 to 11 आवर्स। S फेस में हमारा लग रहा था 8 to 9 आवर्स और G2 फेस विल टेक 4 to 5 आवर्स। इंटरफेस था क्या? इंटरफेस प्रिपरेटरी फेस था, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए। टोटल कितना टाइम ले रहा था? 22 से 23 आवर ले रहा था। ठीक है। सेल साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? सेल साइकिल में हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था हमने? ये हमारा था G1 फेस, ये था हमारा S फेस, ये था हमारा G2 फेस और ये था हमारा M फेस। M फेस हमारा दूसरा फेस था। ये हम अभी फर्स्ट फेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। M फेस भी इसके अंदर आ रहा था क्योंकि ये सेल साइकिल है। ये मैं सेल साइकिल का बता रही हूँ। और ये लास्ट में हमारा एक G0 फेस आ रहा था, जिसमें सेल एग्जिट कर देता है, सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है। ठीक है। G0 फेस क्या होता है? G0 फेस रिवर्सिबल फेस होता है, जो कि बार बार अगेन एंड अगेन होता है। सेल में से बार बार सेल साइकिल कंप्लीट होती है तो G0 फेस भी आता है उसके अंदर में। सो क्या होता है? M फेस के अंदर हमारे दो फेसेस आते हैं, हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? पहला फेस जो था हमारा M फेस में था साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था। दूसरा फेस था हमारा कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था। तो दिस इज हाउ वी गोना लर्न अबाउट द cell division. Only we have learned about the interface in this class. So in the next class we're gonna teach about M phase, that is the second phase, which is the division phase. तो हम next class में पढ़ेंगे M phase के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में। ओके, सो तब तक मेरे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।